Hello students, good morning. Now this is your chapter number 7, Environmental Changes. So open your textbook on page number 37. The air that envelops the earth from all sides is known as atmosphere. The atmosphere is getting polluted due to human activities. The environment gets polluted due to industries, factories, power stations and vehicles. हवा जो हमारी धरती को चारों तरफ से कवर करती है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर हमारी यानी कि ह्यूमन बींग्स की एक्शन से प्रदूषित पोल्यूट हो रही है। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कहाँ से आ रहा है तो इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, पावर स्टेशन से या व्हीकल से जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन होता है। The changes that occur in temperature, direction of wind, moisture, etc. due to global warming are known as environmental changes. टेम्परेचर में जो बदलाव होते हैं, हवा के डायरेक्शन में, मॉइस्चर में, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है। इसीलिए हम इसे एनवायरनमेंटल चेंजेस कहते हैं। Find out the places that experience extreme rain, heat, cold and extreme climatic condition with the help of the given table, and we have to also find out the reasons for the same. Now below the table is given of the different countries. The heat and the cold and rain measurements are given here. So ये activity आपको बताना है कि बहुत ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, बहुत गर्मी कहाँ होती है और सर्दी कहाँ पे बहुत होती है और इसके रीजंस। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ वेदर। द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, रेन एंड मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी इन एनी रीजन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज़ नोन एज वेदर। वेदर यानी कि मौसम, किस तरह की कंडीशन है टेम्परेचर की, बारिश की, मॉइस्चर की, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, रीजन में, उसके समय पे उसको हम वेदर कहते हैं। मैप्स दिए गए हैं, उससे आपको वो जगह का वेदर क्या है वो लिखना है। बिलो द मैप इज़ गिवन एंड यू हैव टू राइट द आंसर इन योर नोटबुक आफ्टर ऑब्जर्विंग द मैप that what would be the weather of this place. Now turn your page number 38. What is climate? The average condition of rain, temperature and moisture for more than 35 years in any place is known as climate. तो 35 साल तक ऑब्ज़र्व किया जाता है। किसको ऑब्ज़र्व करते हैं? रेन, टेम्परेचर और मॉइस्चर एक जगह की और उसका एवरेज निकाला जाता है, उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। देन ग्रीन हाउस फार्मिंग। कंट्रीज विथ अ कोल्ड क्लाइमेट रिसीव लेस हीट फ्रॉम द सन. दिस हैम्पर्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स. Hence, arrangements are made to accumulate adequate heat from the sun. The roof is made up of either glass or cloth to allow the sun rays to penetrate and sustain the heat inside the building, and this practice is known as the greenhouse farming. जिन जगहों की कंट्रीज़ पे क्लाइमेट ज़्यादा ठंडा होता है वहाँ पर सूरज की किरणें बहुत कम होती हैं। इसी वजह से प्लांट्स और वेजिटेशंस के ग्रोथ में रुकावट आती है। इसीलिए एक अरेंजमेंट, एक व्यवस्था की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट को इकट्ठा किया जाए और उसको यूज़ किया जा सके। छत यानी कि रूफ़ जो है वो ग्लास या कपड़े की बनी होती है ताकि सूरज की किरणें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गर्मी इस बिल्डिंग के अंदर पहुंचा सके। इसी प्रैक्टिस को हम ग्रीन हाउस फार्मिंग कहते हैं। तो द पिक्चर इज़ गिवन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ग्रीन हाउस फार्मिंग। द रूफ इज़ मेड अप ऑफ ग्लास, कांच का बना है, और द रेज ऑफ द सन आर पासिंग थ्रू इट एंड एंटर्स इनसाइड। नाउ पेज नंबर 39.
चेंजिंग क्लाइमेट जो है उसके पिक्चर दिए गए हैं एंड ये पिक्चर को देख के आपको एक एक सेंटेंस लिखने का है. राइट वन सेंटेंस अबाउट ईच ऑफ द पिक्चर्स गिवन बिलो इन योर नोटबुक. द फर्स्ट पिक्चर इज रिगार्डिंग famine, drought, दुकाल. Second is regarding the desert. Then it is of the forest. Then bird, flood. And another one is regarding the snow-covered mountains. बर्फ से ढकी हुई mountain है. Then what is global warming? Global warming refers to an unequal and continual rise in the average of temperature of Earth's climate system due to the greenhouse gases. It occurs when certain gases in the atmosphere entrap infrared radiation UV rays. This effect makes the planet warmer, which subsequently reaches to global warming. तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि लगातार टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का. क्लाइमेट सिस्टम के अंदर ग्रीन हाउस के गैसेस की वजह से, तो उनको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. ये ग्लोबल वार्मिंग तब ज़्यादा होती है जब गैसेस हमारे वातावरण में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको कैद कर लेती है, ट्रैप कर लेती है. ये असर से प्लैनेट गर्म होने लगता है और फिर ग्लोबल वार्मिंग होती है. Now, the greenhouse effect and global warming, the picture is given that the sun rays are on the earth's surface, they are absorbed by the atmosphere and the earth, and then the डिफॉरेस्टेशन के कारण गर्मी होती है. ऑयल और पेट्रोल इंजन CFCs के कारण सब जगह पे गर्मी बढ़ती है. नाउ टर्न योर पेज नंबर 40. News from newspaper. Average increase of 5 degrees Celsius in the temperature in West Europe, heat experienced. तो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया है वेस्टर्न यूरोप में, तो वहाँ गर्मी का अनुभव किया जा रहा है. 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन दार्जिलिंग रीचेस टू मैक्सिमम 28 डिग्री C in 2009 CE. 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दार्जिलिंग में है, वो 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. ऐसा पहले 2009 में हुआ. फिर स्नोफॉल इन डेजर्ट जो है रण, उसमें बर्फ़ की वर्षा हुई जो कभी नहीं होती. मुंबई रिसीव्ड 942 ml रेन इन वन डे इन 2005 CE. मुंबई में एक दिन में 942 ml वर्षा हुई. इंक्रीजिंग टेम्परेचर इन ऑस्ट्रेलिया 2005 CE. ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. सुंदरवन इज सबमर्जिंग. सुंदरवन जो है वो डूब रहा है. रिडक्शन ऑफ 5 किलोमीटर इन खुम्बू स्नो रिवर ऑफ नेपाल. नेपाल की जो बर्फ़ की नदी है वो 5 किलोमीटर की उसमें कमी आ गई है. आइस कैप ऑफ द साइज ऑफ 3250 स्क्वायर किलोमीटर्स मेल्ट विद इन 35 डेज इन एंटार्क्टिका. तो एंटार्क्टिका में आइस कैप से उसकी साइज़ 3250 स्क्वायर किलोमीटर है. 35 दिन के अंदर वो पिघल गई है. सोर्सेज ऑफ रिवर्स आर ड्राइंग अप. नदी में जहाँ से पानी आता है वो सोर्सेज सूखते जा रहे हैं. हाउ डज द अर्थ गेट्स हीटेड? द ग्रीन हाउस गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन and halocarbons play an important active role in the greenhouse effect. The increase in the proportion of these gases leads to the problem of global warming and climate change. तो ग्रीन हाउस गैसेस जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड सब निकल रहे हैं, ये सब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ये गैसेस का प्रपोर्शन बढ़ जाता है तो उससे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की समस्या बढ़ जाती है.
पिछले 100 सालों में इंक्रीज इन टेम्परेचर बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस इन लास्ट 100 ईयर्स। पिछले 100 सालों में टेम्परेचर बढ़ गया है और उसका माप है 0.6 डिग्री सेल्सियस। 100 years ago, the amount of carbon dioxide was 275 ppm. Today it is 350 ppm. तो 100 साल पहले जो ppm है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, उसका जो अमाउंट था, मात्रा थी, वो 275 ppm था, जो आज बढ़कर 350 ppm हो गया है। नाउ ppm का मतलब क्या है? तो टर्न योर पेज नंबर 41। ppm का मतलब है पार्ट पर मिलियन, और एक एग्जाम्पल दिया है कि 280 ppm यानी कि 0.28%। नाउ द टेबल इज गिवन बिलो which shows that how much we are responsible in increasing the temperature of the earth। हम भी जिम्मेदार हैं पृथ्वी पर तापमान बढ़ाने में। तो कैसे? तो थर्मल पावर स्टेशन जो है वो ईयरली कितने गैस रिलीज़ करते हैं? तो 9 लाख टन। मोटर कार पूरे साल में 17 करोड़ टन। एसी 24 आवर्स चलने पर 2230 kg। टीवी पूरा दिन 24 आवर्स चलने में 190 kg। ट्यूबलाइट 88 kg। कंप्यूटर 130 kg एंड फ्रीज दैट इज़ 920 kg। सो ये टेबल हमें दिखाता है कि हम लोग भी रिस्पॉन्सिबल है अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करने में। नाउ टर्न योर पेज नंबर 42। मीथेन। The massive increase in methane proportion from 315 ppm in the year 1750 to 1764 ppm in the year 2005 was due to the reasons listed below। तो मीथेन के प्रपोर्शन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ, जो 315 ppm थी 1750 से 1764 तक, वो 2005 तक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। उसका जो रीज़न है, कारण है, वो है एक्सेलिंग ऑफ एनिमल्स एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। हाउ मच मीथेन दे रिलीज? तो 14 करोड़ टन। जानवर जब सांस छोड़ते हैं, उससे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है, उससे मीथेन रिलीज़ हो रही है, और वो है 14 करोड़ टन। पैडी कल्टीवेशन की वजह से 15 करोड़ टन मीथेन छोड़ी जाती है, और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से डिकम्पोजिशन होता है, उससे जो मीथेन गैस है वो 7 करोड़ टन रिलीज़ होती है। नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड। द प्रपोर्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 270 ppm टू रिसेंट 319 ppm। नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ गई है 270 से 319। क्लोरोफ्लोरोकार्बन शॉर्ट CFC ड्यू टू द यूज़ ऑफ फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर्स, AC, suck-it aerosol spray, that is the minute particles having the size ranging from 1 micron to 10 micron, they are known as aerosol। There has been an increase in the CFC। तो एरोजोल का मतलब है एयर और सॉल्यूशन को से निकलना। फोम, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, AC सर्किट, एरोजल स्प्रे, जो कि बहुत माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इनकी साइज़ जो है उसका नाप है 1 माइक्रोन से 10 माइक्रोन होता है। तो उनके ऊपर जो स्प्रे किए जाते हैं, उससे CFC की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, या तो बहुत बढ़ गई है। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी क्या इफ़ेक्ट है, क्या असर हो रही है? तो चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन।
तो जिस तरह से वेजिटेशन की ग्रोथ होती थी, डेवलपमेंट होती थी, उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है. Certain species of birds are now disappearing such as sparrows and vultures. तो चिड़िया, स्पैरोज और वल्चर, गीद की जातियाँ गायब हो गई है. 2000 ग्लेशियर्स ऑफ हिमालयाज हैव रिसीडेड और मेल्टेड. तो हिमालय के जो 2000 ग्लेशियर है वो पिघल गए हैं या तो वो पीछे हो गए हैं. तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की इफ़ेक्ट है. नाउ पेज नंबर 43. और क्या है इफ़ेक्ट? तो देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक famine, साइक्लोन, एक्सेसिव रेन एंड फ्लड्स इन द लास्ट 10 years. पिछले 10 सालों में कुदरती आपत्तियाँ जैसे ड्राउट यानी सूखा, साइक्लोन तूफान, फ्लड, बर्ड, वो सब बढ़ गए हैं. द प्लेसेस रिसीविंग हैवी रेनफॉल आर नाउ एक्सपीरियंसेस लेस रेनफॉल. Rajasthan and Dubai experienced heavy rain and the scanty of rain in Cherrapunji. जिस जगह पे ज़्यादा बारिश होती थी वहाँ पर कम बारिश का अनुभव हो रहा है. एग्ज़ाम्पल, राजस्थान और दुबई में ज़्यादा बारिश होने लगी और चेरापूंजी में कम. पल्सेस, द प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस हैज़ गॉन डाउन. पल्सेस, दाल का जो उत्पादन है वो कम होने लगा. द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज़ डिक्रीज. ज़मीन के अंदर जो पानी है उसका लेवल कम हो गया. द मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स हैज़ इंक्रीज द वाटर लेवल इन ओशंस. दिस हैज़ एग्रेवेटेड द इरोजन ऑफ कोस्टलाइन. अभी जो ग्लेशियर है वो पिघलने के कारण ओशन, समुद्र महासागरों में पानी का लेवल बढ़ गया और इससे जो कोस्ट लाइन है, समुद्र तट, उसका इरोजन हो गया, कटाव हो गया. ह्यूमन बींग्स विल फॉल विक्टिम्स टू डिहाइड्रेशन एंड मेल न्यूट्रिशन ड्यू टू द इंक्रीज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर के बढ़ने से लोगों में डिहाइड्रेशन, पानी का कम हो जाना अपने शरीर में, और मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण के शिकार बनने लगे. There will be change in the cycle of seasons. The characteristics of summer and winter season will change. ऋतु चक्र में बदलाव हो गया है. सीजन्स में गर्मी और ठंडी की ऋतु की विशेषताएं बदल गई हैं. The salinity of the soil in Gujarat will increase due to the increase of 25 centimeter in sea level. तो समुद्र का सी का लेवल 25 सेंटीमीटर तक बढ़ गया है, जिससे जो मिट्टी है उसमें सैलिनिटी, खारापन, नमक गुजरात में बढ़ गया है. देयर इज़ अ मार्क्ड डिक्लाइन इन द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिजीज लाइक कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया, येलो फीवर, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा हैज़ इंक्रीज. तो खेती उत्पादन में कमी आ गई है और कई बीमारियां जैसे कॉलेरा, डेंगू, मलेरिया जैसी वो बार बार होने लगी है. फ्रीक्वेंसी यानी वो बार बार होने लगी है. द एरियाज नियर द कोस्ट ऑफ मालदीव्स, बांग्लादेश, फिलीपाइंस, वेस्ट इंडीज़ एंड ऑस्ट्रेलियाज हैव सबमर्ज्ड. तो मालदीव्स, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया जैसे नज़दीक जो सी कोस्ट के हैं वो सबमर्ज, पानी में डूबते जा रहे हैं. According to an institution named Greenpeace, approximately 55 lakh people living in Gujarat will have to migrate in the year 2100 CE. तो Greenpeace नाम की एक संस्था है, उनके हिसाब से 55 लाख लोग जो गुजरात में हैं उनको 2100 साल में दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा. The flowers are losing their fragrance due to global warming. Beehives are disappearing fast. Global warming के कारण फूल अपनी सुगंध खो रहे हैं और beehives, मधुमक्खी, वो अदृश्य हो रही है. Now turn your page number 45. Now here on page number 44, non-conventional sources of energy are given. Pictures are given.
that is solar energy, wind energy, biomass and tidal energy. नॉन कन्वेंशनल मीन्स ये एनर्जी कभी भी एग्जॉस्ट ख़त्म नहीं होती है और ग्लोबल वार्मिंग को प्रिवेंट करने के लिए ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का उपयोग करना चाहिए. नाउ ऑन पेज नंबर 45 द मेजर्स टू प्रिवेंट global warming are given. First is reduce the use of source that release carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड जिस सोर्सेज से निकलता है उससे कम करें. एफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन. ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ. जो पेड़ है जंगलों में उसे सुरक्षित रखो. ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड. जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा. अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक का यूज़ बंद करो. ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैन्योर एंड पेस्टिसाइड्स. खाद और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल करो. अडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग दैट इज़ ग्रीन मैन्योर एंड कैटल मैन्योर. ग्रीन मैन्योर और कैटल मैन्योर का इस्तेमाल करो एग्रीकल्चर में. Add biotics in the food for animals. जानवरों के खाने में बायोटिक्स जैविक डालो. ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउसहोल्ड अप्लायंसेस. घर के अप्लायंसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करो. प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सही तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करो. चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है. डिज़ाइन द बिल्डिंग विथ सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी. घर को ऐसे बनाओ जहाँ से ज़्यादा हवा और प्रकाश आए और इलेक्ट्रिसिटी बच सके. इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर. इको फ्रेंडली पेपर का इस्तेमाल करो. ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड योर हाउस. घर के आसपास पेड़ लगाओ. मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा इस्तेमाल रखो. यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जुडिशियसली. पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सोच समझकर जुडिशियसली सोच समझकर उसका इस्तेमाल करो. यूज़ वाटर केयरफुली. पानी को संभाल कर इस्तेमाल करें. पानी को वेस्ट मत करो. प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग. बारिश के पानी को जमा करने की जो कोशिश है, जो हार्वेस्टिंग प्रोसेस है, उस पर अमल करो, उसको फॉलो करो. इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ सीएनजी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. एनर्जी के लिए सीएनजी का इस्तेमाल करें या तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का उपयोग करें, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है. और ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज एनर्जी के कौन कौन से हैं, ये सब पिक्चर्स पेज नंबर 44 पे आपको दिए गए हैं. नाउ turn your page number 46. Global policy to protect environment. On realizing that human activities are the root cause of destruction of the environment, the countries of the world gathered at Stockholm, the capital of Sweden, in 1972 to think of ways to protect the environment. Another convention was held at Rio de Janeiro, ब्राज़ील. तो जब इस बात का एहसास हुआ कि ह्यूमन एक्टिविटी से मेन एनवायरनमेंट में डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो दुनिया की कंट्रीज़ एक साथ इकट्ठी हुई स्टॉकहोम में, जो स्वीडन का कैपिटल था, इन 1972. और ये सोचने के लिए इकट्ठे हुए कि कौन से ऐसे तरीके निकाले जाए जिससे एनवायरनमेंट को सुरक्षित किया जा सके. और दूसरी मीटिंग रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील में हुई थी. इन द मीटिंग हेल्ड एट कोपेनहेगन, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, इन द ईयर 2009 टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, इट वॉज ऑब्जर्व दैट द डेवलप्ड नेशंस आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट, दैट इज़ द टेक्निक टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, and the developing nations were increasing pressure for the reduction of emissions of greenhouse gases. तो मीटिंग में ऐसा तय किया गया कि $100 मिलियन जो है वो दिए जाएंगे ताकि विकासशील देश है उनको और ज़्यादा विकसित किया जाए. ये मीटिंग में
कोपेनहेगन में जो मीटिंग हुई कैपिटल सिटी डेनमार्क में ईयर 2009 में, उसमें मेन ग्लोबल वार्मिंग तो डिस्कस किया गया। वहाँ पर ये पाया गया कि जो डेवलप नेशंस है वो ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि ग्रीन हाउसेस की गैसेस है उसको एमिशन कम करे और कोई ऐसी तरकीब निकाले, और डेवलपिंग नेशन से वो बार बार प्रेशर डाल रहे हैं कि ग्रीन हाउस के गैसेस को के एमिशन को कम करें। It was decided to give an aid of $100 billion for the development of developing nations. In this meeting, 59 research papers from 45 countries were presented, and through it the leaders of the world were made to think seriously regarding the changing climate. On an average, a citizen in the world emits 4.5 metric ton carbon dioxide. Indian citizen emits 1.2 metric ton carbon dioxide. Other developing nations release far lesser carbon dioxide gas. Large amount of concession should be given for development, and more restrictions should be imposed on the countries like USA, as an average American emits 20.6 metric ton carbon dioxide. तो ऐसा तय किया गया कि $100 मिलियन जो है वो दिए जाएंगे ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको और ज़्यादा विकसित किया जा सके। ये मीटिंग में 59 रिसर्च किए हुए पेपर्स को सबमिट किया गया जो 5 कंट्रीज़ थे, साथ ही साथ जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके बारे में उनको ये बात समझाने पर मजबूर किया गया कि ध्यान दे के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आया है। एवरेज से देखा जाए तो पूरी दुनिया में एक सिटीज़न 4.5 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। इंडियन सिटीज़न 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और जो डेवलप्ड नेशंस है उनके हिसाब से कम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बहुत बड़े कंसेशन देने चाहिए डेवलपमेंट के लिए, यानी कि छूट देनी चाहिए, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन पाबंदी लगानी चाहिए उन कंट्रीज़ पर जैसे यूएसए, जहाँ पर एक एवरेज अमेरिकन जो है वो 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो स्टूडेंट्स, here we have completed our chapter number 7. For homework, you have to write the answers of this chapter in your workbook.